अम्बेडकर जी कहते थे कि जिंदगी बहुत लंबी होने का मतलब नहीं है, जिंदगी महान होनी चाहिए। और महान जीवन का मतलब ये होता है कि सफल होना तो बहुत छोटी बात है। डॉक्टर अंबेडकर हमारी संविधान सभा के वो मेंबर थे जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पीएचडी भी 3 कर रखी हो और चौथी बाद में और उनको मिल गई हो। पूरी संविधान सभा में हमें इतना वेल रेड, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति नजर नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान सभा में उनकी भूमिका बहुत छोटी सी थी, नगण्य थी, क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा नहीं था, उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी। ये बात ठीक है कि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन संविधान सभा के एक मेंबर थे टीटी कृष्णमाचारी। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 मेंबर थे, जिनमें से एक ने ज्वाइन ही नहीं किया, एक बीमार पड़ गए, 2 दिल्ली के बाहर थे, एक देश के बाहर चले गए, एक ने इस्तीफा दिया, तब दूसरे मेंबर को लेके आए। और कहने को 7 मेंबर थे, लेकिन दरअसल केवल एक व्यक्ति के हाथ में ड्राफ्टिंग की सारी जिम्मेदारी आई, और ये कथन टीटी कृष्णमाचार्य ने संविधान सभा के भीतर दिया। और इसलिए हमें इस बात का सम्मान करना चाहिए। और इसलिए मैं देखता हूं कि हमारे समाज में सामान्यतः एक राय ऐसी बन गई कि डॉक्टर अंबेडकर केवल दलित समाज के नेता हैं, उन्होंने केवल उनके लिए कुछ महान काम किए। और मेरा मानना है कि इस गलत फहमी से हमारे समाज को बचना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर हमारे देश के आज तक के सबसे महान नेताओं में से एक हैं, और उनकी महानता को हमें स्वीकार करना चाहिए। मैंने पिछले 1 साल में जो यात्राएं की, उसमें एक यात्रा कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क की, और वहां जाते ही मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि भाई यहाँ डॉक्टर अंबेडकर पढ़ते थे, कोई ऐसा मेमोरियल उनका है क्या? तो वो मुझे एक लाइब्रेरी में, जो बेसमेंट में अच्छी लाइब्रेरी, उनकी काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है, वहाँ लेके गए। और लाइब्रेरी में एक दरवाज़ा, जहाँ अंदर रीडिंग रूम है, उसके बाहर एक बहुत सुंदर प्रतिमा उनकी लगी हुई है, और साथ में काफ़ी उनके बारे में लिखा हुआ है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोलंबिया विश्वविद्यालय आज भी ये मानता है कि डॉक्टर अंबेडकर उनके आज तक के सबसे शानदार विद्यार्थियों में से एक थे। फिर उसी के कुछ दिन बाद मैं लंदन में था, तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वहाँ से पास ही था, करीब 2-3 किलोमीटर दूर था। संडे का दिन था, तो मैं घूमते घूमते वहाँ चला गया, बंद था वो। तो मैंने वहाँ उनके जो स्टाफ के मेंबर थे उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या मैं अंदर केवल घूम सकता हूँ थोड़ा सा? तो बोले हाँ, घूम लीजिए। और जब मैं घूमने गया तो मैंने देखा कि बिल्डिंग में अंदर घुसने से पहले ही बाहर उन्होंने एक ही प्रतिमा लगाई है, और वो डॉक्टर अंबेडकर की ही प्रतिमा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस भारतीय सपूत की ख्याति दुनिया में इतनी ज़्यादा है, अमेरिका में, लंदन में जहाँ वो पढ़े, वहाँ के इंस्टीट्यूशन से मानते हैं कि हमारे महानतम विद्यार्थियों में से एक वो थे। तो ऐसा क्यों है कि हमारे समाज में उनको लेकर ऐसी गलतफहमियां बहुत ज़्यादा है? मैं बहुत संक्षेप में आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जिस समाज में पैदा हुए होंगे, आपकी परिस्थितियां कुछ कुछ वैसी होंगी जैसे अम्बेडकर जी की थी। हालांकि वैसी नहीं होंगी, और क्यों नहीं होंगी? क्योंकि अम्बेडकर जी हो गए आपसे पहले, इसलिए आपकी स्थितियां वैसी नहीं होंगी। अगर वो ना होते तो स्थितियां वैसी होती। हमें किसी व्यक्ति की महानता समझने के लिए पहले ये देखना चाहिए कि उसकी प्रेरणा बिंदु क्या थी। मैं कल जब इंदौर आ रहा था, फ्लाइट में था, तो मैंने कुछ वीडियोस डाउनलोड किए हुए थे अम्बेडकर जी के बारे में, ये सोच के कुछ नया पढ़ने को मिले, कुछ नया सुनने को मिले, तो मुझे भी तो प्रेरणा मिले। तो मैंने कल एक बड़ा अच्छा जिक्र सुना। वो जिक्र एक विदेशी लेखक जिन्होंने किताब लिखी इनसाइड एशिया, ये 19 मतलब अम्बेडकर के समकालीन लेखक थे, जिनका नाम था जॉन गुंटर, बड़े प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने लिखा कि मैं 1938 में एक बार डॉक्टर अम्बेडकर के घर गया, और मैं दंग रह गया उनकी लाइब्रेरी में किताबें गिनने लगा। तो उसके बाद पता लगा कि उनके पास उस समय 8000 किताबें थी। ताली नहीं बजानी है, नहीं, सुनना है, केवल सुनना है।
8,000 किताबें थी। और जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर की 1956 में 6 दिसंबर को मृत्यु हुई, मैं जिस चीज से सबसे ज्यादा उनका प्रशंसक हूं, उस दिन उनके पास 35,000 किताबें थी। मैंने अरस्तु के बारे में सुना है, जो ग्रीक फिलॉसफी का सबसे महान चिंतक या सबसे महान चिंतकों में से एक हुआ। उसने अपने जीवन में 3,000 पुस्तकें लिखी। हालांकि वो अधिकांश पुस्तकें बहुत छोटी हैं, 2 पृष्ठ, 4 पृष्ठ, 5 पृष्ठ की हैं। मैं दंग रह जाता हूँ। मेरे पास डॉक्टर अंबेडकर का पूरा साहित्य है, वो 21 किताबों में आता है। इतना मोटा बंडल है उन किताबों का, जो डॉक्टर अंबेडकर ने केवल अपने 65 साल के जीवन में लिखी है। उनको समय कम मिला। ये ईश्वर या नियति की क्रूरता है कि उनको समय कम मिला। अगर उनको 10-15 साल और मिल जाते तो निस्संदेह हमारा देश जैसा है उससे बहुत बेहतर होता। जब वो 6 साल के हुए, यहीं पैदा हुए, यही उनका घर है, मुझे बताया गया इसी घर में उनका जन्म हुआ। वो जिस समाज में थे, उस समाज के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते थे, उनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी। पर क्योंकि वो सूबेदार के बेटे थे, और सूबेदार एक कमीशन पद होता है सेना में, बड़ा पद होता है, तो इतना हो गया कि उनको स्कूल जाने का मौका मिल गया। पर उनकी माँ को, आदरणीय भीमाबाई जी को अच्छे से पता था कि जब बच्चा स्कूल जाएगा तो इसके साथ बहुत बुरा बर्ताव होगा, जिसको आपकी भाषा में बुलिंग कहते हैं, आजकल के बच्चों की भाषा में बुलिंग कहते हैं। तो उनकी माता जी ने, भीमाबाई जी ने कहा कि देख बेटा, स्कूल जा रहा है, पहले ही समझा रही हूं, बहुत बुरे अनुभव होंगे, लड़ना मत, झगड़ना मत, विद्रोह करके छोड़ मत देना, क्योंकि पढ़ाई करोगे वो अकेला रास्ता है कि कुछ बड़ा कर पाओगे जीवन में, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस बात को उस छोटे से बच्चे ने मन में बिठा लिया। वो स्कूल गया। उस स्कूल में पहली बार कोई ऐसा बच्चा आया था जो समाज के अछूत कहे जाने वाले समुदाय का हिस्सा था। जो बाकी बच्चे थे बुरे नहीं थे, पर वो भी अपने अपने घर से सीख रहे थे, अपने समाज से सीख रहे थे। उनको ये पता था कि ऐसे बच्चों के साथ नहीं बैठना है, दूर रहना है। तो व्यवस्था हुई कि वो स्कूल में क्लास के सबसे अंत में, जहां सारे बच्चों के जूते चप्पल रखे हैं, उसके पड़ोस में एक दरी छोटी सी बिछा के बैठेंगे, और दरी भी खुद लेके आएंगे ताकि स्कूल में कोई और व्यक्ति अपवित्र ना हो। उसको पानी पीने की अनुमति नहीं है। आपने ये सब नहीं झेला होगा। उस बच्चे का सोचिए, याद से केवल और केवल 110 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं है, 115 साल पहले की बात। उस बच्चे को पानी पीना है, और स्कूल में पानी की एक ही व्यवस्था है कि जो पानी का नल है या घड़ा है, उसे वो नहीं छू सकता। तो एक चपरासी है जो उसको दूर से पानी देगा तो वो पिएगा, वो घड़ा नहीं छू सकता है। और ये बात कोई और नहीं कहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने खुद अपनी आत्मकथा लिखी है। वो उस समय छप नहीं पाई थी, छपी 1990 के आसपास है। अंग्रेजी में उस आत्मकथा के कुल 6 अध्याय हैं। उसका नाम है वेटिंग फॉर ए वीजा। ये उन्हीं की पुस्तक है। उसमें केवल 6 अध्याय हैं, जिनमें से 4 अध्यायों में उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं और 2 में बाकियों के अनुभव बताए हैं। और जो पहला अनुभव है वो यही अनुभव है। और वो साफ लिखते हैं कि जिस दिन चपरासी नहीं आएगा उस दिन पानी नहीं पी सकते हैं। उन्होंने एक वाक्य लिखा अपनी आत्मकथा में, नो पियन नो वाटर। उनके नंबर बहुत अच्छे हैं क्लास में। व्यवस्था थी कि जिसके नंबर जितने अच्छे होंगे वो उतना आगे बैठेगा, पर उनको ये ऑप्शन नहीं था कि वो आगे बैठ सके, उन्हें पीछे ही बैठना था। ये सब झेलते झेलते वो पढ़े। जब 10वीं क्लास में आए तो एक अध्यापक उनके थे, कृष्णा जी अर्जुन सेलुस्कर नाम था उनका। उन्होंने उस बच्चे को, भीमराव को, एक छोटी सी पुस्तक भेंट की जो बुद्ध की जीवनी थी, और कहा कि इसको पढ़ो। अंबेडकर कहते हैं कि उस पुस्तक को और मैं अपने अध्यापक केलुस्कर जी को जिंदगी भर नहीं भूल पाया। वही केलुस्कर जी बाद में उनको बड़ौदा के महाराज सियाजी राव गायकवाड़ से मिलवाने ले गए, वजीफा दिलवाया, फिर वजीफा बढ़ा, और जब वो एल्फिंस्टन कॉलेज के विद्यार्थी हुए तो उनको कोलंबिया विश्वविद्यालय जाने के लिए स्कॉलरशिप मिली। वहीं से मिली, बड़ौदा से मिली। 4 साल कोलंबिया में रहे और इतनी मेहनत करते थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी करने के साथ साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी एमए और पीएचडी कर डाली। और उन्होंने कहा
कि मैं भी बाकी विद्यार्थियों की तरह कुछ घंटे पढ़ के बाकी मौज मस्ती कर सकता था, पर मैंने रोज 21 घंटे पढ़ना चुना ताकि मैं वो सारी सीमाएं दूर कर सकूं जो मैंने अपने समाज में देखी हैं। 17 में वो भारत वापस आए। अब देखिए स्थिति क्या होती है। जब वो भारत आए तो 4 साल अमेरिका में रहे थे, बीच में लंदन में रहे थे, तो उनको वहां जाति व्यवस्था नहीं थी, वहां कोई अछूत नहीं था। वहां भी ब्लैक्स की दिक्कत थी, अश्वेतों की दिक्कत थी, पर क्योंकि वो अश्वेत नहीं थे इसलिए वो दिक्कत उन्होंने नहीं महसूस की। तो उन्होंने 4 साल देखा कि एक समानता का व्यवहार उनके साथ हुआ, तो वो उसके अभ्यस्त हुए। अब भारत आए। बड़ौदा महाराज के साथ जो सहमति थी वो ये कि जब वो पढ़ के आएंगे तो बड़ौदा सरकार में सिविल सेवक बनेंगे, दीवान बनेंगे। अब डॉक्टर अम्बेडकर अपने ऑफिस गए। ऑफिस में उनकी कुर्सी अलग बनाई गई। उनका चपरासी उनको पानी इस तरह से देता था कि जैसे किसी खराब व्यक्ति को दे रहा हो। फाइलें फेंक के देता था ताकि छू ना ले। और तब डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं अपनी आत्मकथा में, जो हिंदू समाज के लिए अछूत है वो पारसी के लिए भी अछूत है, वो ईसाई के लिए भी अछूत है। और यही मुंबई में सिडनेहम कॉलेज में जब वो प्रोफेसर बन के गए, वहां भी ये बर्ताव हुआ कि उनको पानी पीने की व्यवस्था अलग थी। सिडनेहम कॉलेज जो कि बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है मुंबई का, एक बार घड़ा छू लिया तो घड़े को तोड़ा गया पवित्र करने के लिए। और तब उनको फिर ये लगा कि ये अलग अलग धर्म जो दावा करते हैं कि हम समानता वाले धर्म हैं, उन सबका ऐसा बर्ताव क्यों है। फिर एक घटना लिखते हैं अम्बेडकर जी अपनी आत्मकथा में। एक बार वो नासिक से औरंगाबाद जा रहे थे निजी यात्रा पे कुछ दोस्तों के साथ। उन्होंने जानबूझ के सबसे कहा किसी को बताना मत, मैं नहीं चाहता किसी को पता लगे, निजी यात्रा रखेंगे इसको। रास्ते में दौलताबाद का किला पड़ा। दौलताबाद का किला ऐतिहासिक स्थल है, उनकी इच्छा हुई कि देखते हैं उसको। तो 7-8 दोस्त खूब धूल मिट्टी झेलते हुए वहां पहुंचे। किसी को बताया नहीं था। जब पहुंचे तो वहां एक पानी का हौद था जहां पर लोग हाथ मुंह धो लेते हैं। इन सब ने वहां पर हाथ मुंह धो लिया। इतने में वहां कुछ मुस्लिम युवक गुस्से में आए हथियार लेके। उनको किसी ने बता दिया था कि ये लोग अछूत समुदाय से हैं और लड़ने लगे उनके साथ। अम्बेडकर जी ने उनको समझाया, डांटा, कहा भाई तुम तो मुसलमान हो और तुम्हारा धर्म तो कहते कि हम सब बराबर हैं। वो बोले वो सब बेकार की बात है, तुमने हमारा ये अपवित्र कर दिया है। और हालत ये आ गई कि अम्बेडकर जी को लगा कि अब हिंसा भी हो सकती है और ऐसा ना हो कि कुछ बड़ा नुकसान हो जाए। किसी तरह से वहां से जान बचा के, हालांकि बाद में उनको देखने की परमिशन मिली, किला देखा, वापस आए। और उस दिन उन्होंने लिखा भी डायरी में, जो हिंदू पारसी ईसाई के लिए अछूत है वो मुसलमान के लिए भी अछूत है। जब भारत का संविधान बना उन्होंने बहुत जिद की, और ये बात 1935-36 से ही शुरू हो गई थी, आजादी के बाद तक चलती रही, कि महिलाओं को बराबरी मिलनी चाहिए और महिलाओं को बराबरी देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का आना बहुत जरूरी था, जिसको आजकल हम बोलते हैं समान नागरिक संहिता। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आज सरकार कह रही है कि हम लेके आएंगे। ये जिद जिस व्यक्ति की थी वो डॉक्टर अंबेडकर थे। उनको पता था कि जब तक सामाजिक कानून सभी धर्मों में पुरुष और महिला के लिए बराबर नहीं होंगे तब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं। और उन्होंने कहा था, मैं किसी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से करता हूं कि वहां महिलाओं की हालत कैसी है। अगर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, वो घर के अंदर बंद है, तो समाज कैसे प्रगति करेगा। वो नेहरू जी से लड़ गए। जिस सरकार में वो कानून मंत्री थे 1946 से 51 के बीच का जो दौर था, उन्होंने नेहरू जी से जो प्रधानमंत्री थे खूब झगड़ा किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लेके आइए। उस समय नेहरू जी का मानना यह था कि 1951 के पहले आम चुनाव होने के बाद जनता से विश्वास लेने के बाद मैं लेके आऊंगा। और अंबेडकर साहब ने नाराज होकर इस मुद्दे पर देश के कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और एक भाषण दिया जिसमें कहा कि नेहरू जी ने अपने वायदे को निभाया नहीं है और महिलाओं की बराबरी के लिए जो प्रयास करना चाहिए वो प्रयास कर नहीं रहे। और फिर 1956 में उनकी मृत्यु होने से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, जो हिंदू कोड बिल था, हिंदू कोड बिल यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक बड़ा हिस्सा था जो हिंदू समाज के बारे में था,
उसको 4 कानूनों के रूप में नेहरू जी ने पारित करवाया, जिसमें से एक हिंदू मैरिज एक्ट है, एक हिंदू सक्सेशन एक्ट है। और यदि आज हिंदू समाज की महिलाओं को वो सारे अधिकार मिल पाए हैं जो हिंदू पुरुषों को मिलते हैं, तो उसके पीछे जिम्मेदार सबसे बड़ा यदि कोई व्यक्ति है तो वो डॉक्टर अंबेडकर है। इसलिए भारत की महिलाओं को, आप जिस भी धर्म को मानते हो, मुस्लिम समाज पर यूनिफॉर्म सिविल कोड उस समय लागू नहीं करवा पाए वो, अब शायद वो भी होगा। और किसी भी समाज हो, हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, कोई भी समाज, यदि उस समाज की महिलाओं के साथ बराबरी नहीं है तो राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो कानून बनाकर बराबरी लाए। और ये विचार मुख्य रूप से अंबेडकर जी का ही था, जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं।